तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। जिस तरह हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उसके फंक्शंस को ठीक तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए हमारा ब्रेन होता है, इसी तरह एक सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस होता है। ये किसी भी सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट होता है। उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जितने भी फंक्शंस सेल के होते हैं उनको जो मोस्टली कंट्रोल कर रहा होता है वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कहें आसान अल्फाज में कि इट इज़ ब्रेन ऑफ सेल, तो ये गलत नहीं होगा। अब जो न्यूक्लियस होता है ये हमें सिर्फ नॉन डिवाइडिंग स्टेज में नज़र आता है, क्योंकि डिवाइडिंग स्टेज में तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो न्यूक्लियस के जो पार्ट्स हैं वो या न्यूक्लियस की जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो ये हमें सिर्फ नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर नज़र आएगा। अब इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल सेल है और ये हमारे पास एक है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसकी पोजीशन तकरीबन सेंट्रल होती है, और प्लांट सेल की अगर हम बात करें जो इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है। ठीक है, इसकी रीज़न हमें पता है कि प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि इस न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है। अब अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो इसकी शेप मोस्टली जो है वो रेगुलर स्फेरिकल होती है। मैं यहाँ पे शेप लिख रहा हूँ, मोस्टली स्फेरिकल होती है, लेकिन इसकी शेप इरेगुलर भी हो सकती है। यहाँ पे स्लैश लगा देता हूँ ताकि हमें याद रहे। ठीक है, अब जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस की तादाद कितनी होती है? तो जो मोस्टली सेल्स होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम कह देते हैं मोनो न्यूक्लिएट। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। कुछ सेल्स जो हैं सिर्फ वो बाइन्यूक्लिएट होते हैं, उनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है? एग्जांपल हमारे पास होती है पैरामीशियम की। पैरामीशियम होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइन्यूक्लिएट, और जो उसका सेल होता है वो बाइन्यूक्लिएटेड होता है। अब इसके अलावा अगर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हों तो उसको हम कह देते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल्स होते हैं उनके अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। इसमें हमारे पास जो सिनोसिटिक हाइफी होता है वो एग्जांपल है, या हमारे पास जो स्केलेटल मसल है वो भी इसकी एग्जांपल है। अच्छा जी, अब ये बातें तो हो गई। अब जो न्यूक्लियस होता है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, तो इसमें हमारे पास टोटल चार चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ इसमें आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, जो यहाँ पे मार्क किया गया है। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ताकि आपको नज़र भी आता रहे। तीसरी चीज़ हमारे पास होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो इसका है इसके अंदर जो मटेरियल होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो चौथी चीज़ है वो हमारे पास
क्रोमोसोम या क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है सारा ये वाला जो मैं लेबल भी किया है यहाँ पे, इसको कहते हैं क्रोमोसोम या क्रोमैटिन नेटवर्क। अगर सेल होगा हमारे पास नॉन डिवाइडिंग स्टेज में तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में होगा, और अगर सेल डिवाइडिंग स्टेज में है तो ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देगा। जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सारे इकट्ठे होंगे और क्रोमोसोम बना देंगे। अब हम एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहली बात हमारे पास जो है वो हम करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है हमारे पास जी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ये न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है वो बना रही होती है। जिस तरह ये पूरा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर एक सेल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसकी इस तरह सेल की बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन बना रही है, इसी तरह न्यूक्लियस की बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रही है। अब इसका मकसद क्या है कि न्यूक्लियस को एनवेलप तो कर रही होती है, एनवेलप करने के साथ साथ ये जो न्यूक्लियस का मटेरियल है, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है उसको सेपरेट कर रही होती है फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। ठीक है, मतलब ये साइटोप्लाज्म का मटेरियल है सारा, इसको सेपरेट कर रही है न्यूक्लियर मटेरियल से। ठीक है, अब जो जो हमारे पास ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। जो न्यूक्लियस होता है ये डबल लेयर्ड होता है। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, हमने पहले पढ़ा, इस तरह ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इसको रेड कलर से, तो एक मेम्ब्रेन आउटर है, दूसरी इनर है। ठीक है, ये भी यूं होना चाहिए था इसको ताकि हमें नज़र भी आए, एक जो पिंक वाली है और एक रेड वाली है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आर के साथ कंटिन्यूस है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर कंटेंट्स को उनको उनके साथ कंटिन्यूस है और उनको इनक्लोज कर रही है। ठीक है, अब जो ये मेम्ब्रेन्स हैं इनका स्ट्रक्चर वही वाला है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाला। अब हमारे पास जो दो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में किसी किसी जगह पे फ्यूज़ करती हैं। एग्जांपल, अब ये एक मेम्ब्रेन है ये वाली, और दूसरी मेम्ब्रेन है ये वाली। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपस में फ्यूज़ करेंगी और किसी जगह पे यूं पोर्स बन जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पूरा का पूरा, ये आउटर मेम्ब्रेन में एग्जांपल बनाता हूँ, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी। चलिए जी, ठीक है, अब जब ये बन जाएगा तो हम जब जिस जगह पे कंटिन्यूस हो जाएंगी वहाँ पे एक पोर बन जाएगा, यूं पोर बन जाएगा। इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कह देते हैं न्यूक्लियोपोरेंस। पोर्स बना रही हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तो हम कह देते हैं न्यूक्लियोपोरेंस। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोपोरेंस। अब अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान में किसी चीज़ का एक्सचेंज होना है तो वो किसके ज़रिए होगा, इन न्यूक्लियोपोरेंस के ज़रिए। इन न्यूक्लियर पोर्स जो प्रोटीन्स हैं न्यूक्लियोपोरेंस, उनके ज़रिए इनका एक्सचेंज होगा। ठीक है जी, अब न्यूक्लियर पोर्स का नंबर कितना होगा, न्यूक्लियर पोर्स का नंबर कितना होगा, ये हमारे पास जिनका नंबर है वो डिपेंड कर रहा होगा कि जो सेल है इधर वो इमेच्योर या अनडिफरेंशिएटेड सेल है या वो एक मेच्योर सेल है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, तो जाहिर है उसको तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कि राइबोसोम्स बन रहे होंगे, वो बाहर आएंगे यहाँ से। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन चल रही होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर ट्रांसलेशन भी होनी है। तो जो आरएनए है उससे प्रोटीन बननी है। तो ये सब कुछ जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये तो हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन राइबोसोम बन रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो राइबोसोम्स ने बाहर भी आना साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उनकी मूवमेंट या उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूक्लियर पोर्स होना ज़रूरी है। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनके तकरीबन उनके अंदर 30,000 पोर्स प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस। जो हमारे पास एग सेल्स होते हैं, एग्स हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्स जैसे हैं, उनके अंदर तकरीबन 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेच्योर सेल्स की या डिफरेंशिएटेड सेल्स की, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स बहुत कम होंगे। ठीक है, अबाउट 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है हमारे पास, वो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो इसका मटेरियल होगा जो भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर अब क्या क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास होता है आरएनए, डीएनए और कुछ एंजाइम्स। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, जितने भी इस तरह के एंजाइम्स हैं वो सारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगली जो हमारे पास चीज़ है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है, इट इज़ फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, अब जो हमारे पास है न्यूक्लियोलस, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है और डार्कली स्टेन्ड होता है और प्रेजेंट होता है विद इन द न्यूक्लियस। अब ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियोलस। ब्लड कलर इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये आ गया। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस। ऑल दो इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया यहाँ पे। मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ गई वैसे भी। तो जो हमारे पास ये वाला है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है ये डार्कली स्टेन्ड होता है, आपको नजर आ रहा होगा इसका स्टेन बहुत डार्क है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेनस है। हमारे पास सिर्फ कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं सेल के अंदर जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, जिनके अंदर न्यूक्लियोलस आता है, राइबोसोम्स वगैरह आते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। अब न्यूक्लियोलाई जो है हमारे पास है, ये न्यूक्लियोलस है, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो हमारे पास कई सेल्स के अंदर होता है, लेकिन सर लिवर सेल उसके अंदर दो न्यूक्लियोलाई होते हैं। लिवर सेल के अंदर हमारे पास दो न्यूक्लियोलाई होते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है, ये इसका जो मेन काम है, ये क्या करेगा, राइबोसोम्स बनाएगा। ठीक है, राइबोसोम बनाएगा। इसके अलावा जो आरएनए होता है वो भी इसके अंदर ही बनता है। ठीक है, खासतौर पर राइबोसोमल आरएनए की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशली राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि अगर राइबोसोम्स बना रहा है तो राइबोसोमल आरएनए भी यही बनाएगा। अब जो न्यूक्लियोलस होता है इसके टोटल दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका होता है, मतलब मैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस बना रहा हूँ ये वाला, एक इसका पार्ट है ये वाला जो पेरिफेरल पार्ट है, और एक इसका पार्ट है ये वाला पार्ट। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कह देते हैं पार्ट को, इट इज पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया।
इसको हम कह देते हैं सेंट्रल फिब्रिलर एरिया या सेंट्रल फिब्रिल एरिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? जो हमारे पास पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया है, ये वाला, इसके अंदर क्या होता है? इसमें प्रीकर्सर्स होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स, अभी मैंने बताया कि फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल प्रीकर्सर्स। और जो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया है, ये हमारे पास इसमें क्या होता है? आरएनए वगैरह, या हमारे पास, मैं इसको स्पेसिफिकली कहता हूँ तो यहाँ पे मैं राइबोसोमल आरएनए लिख देता हूँ, वो प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ बचती है वो है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रोमेटिन प्लस क्रोमोसोम्स। जो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स हैं, कि हमारे पास क्या है? अब मैंने आपको बताया था जो क्रोमोसोम होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कब बनता है? जब फॉर एग्जांपल क्रोमेटिन यू प्रेजेंट है सारा का सारा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। अभी सेल डिवीजन इस वक्त नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, ये ऑर्गेनाइज होंगी और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगी, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है। अब जो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेनली दो चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ अमाउंट आरएनए की भी होती है। अब दो चीज़ें जो मेन है वो क्या है? एक तो डीएनए प्रेजेंट है, दूसरा इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, और स्मॉल अमाउंट होती है राइबोसोमल, राइबोसोमल कह रहा हूँ, सॉरी, आरएनए की, लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है, मेनली इसमें डीएनए और प्रोटीन्स ही होंगे। अब जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? तो ये वाला पार्ट इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और जो उसके आर्म्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमाटिड्स, जिस तरह ये है। ठीक है। जो सेंट्रोमियर होता है, इसका जो काम है मेनली वो क्या है? तब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है, ये सेंट्रोमियर आ गया, या फिर क्रोमाटिड्स लगा। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं आके अटैच होते हैं ऑन द सेंट्रोमियर। ठीक है, मतलब सेंट्रोमियर पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, और जब भी इसको खींचेंगे तो ये दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर जब अटैच होते हैं तो ये इनकी डिवीजन करवा देते हैं। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इस तरह एक क्रोमोसोम हमारे पास हमने ये बनाया है, और दूसरा हमने बनाया है ये वाला, तो क्या ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, या ये एक क्रोमोसोम और ये दो क्रोमोसोम है? इसलिए हमारे पास रूल क्या होता है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इस देखिए, इसके अंदर भी एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं, कहेंगे कि ये भी एक क्रोमोसोम है। इसके अंदर भी सिर्फ एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये भी एक क्रोमोसोम है। अब जो कुछ स्पीशीज होती हैं उनके अंदर अपने मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीशी के अंदर होते हैं ना, कुछ के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, कुछ सेल्स के अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब जो कुछ स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मैन की, उसके अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, चिंपैंजी के अंदर 48 होते हैं, गार्डन पी के अंदर 14 होते हैं, अनियन के अंदर 16, फ्रॉग के अंदर होते हैं शायद 26। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अपनी बुक से याद करनी है। ड्रोसोफिला से जो कि इसकी अगर हम बात करें तो उसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, पोटैटो में 48 और पिजन में 80। ये डिप्लॉयड की वो बता रहा हूँ, जो है अमाउंट, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेप्लॉयड की बात करेंगे तो हम इसको हाफ कर देंगे। अब हम बात करें अगर न्यूक्लियस के फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। सेल में कोई भी काम होना है तो वो
न्यूक्लियस की वजह से होना है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल आर अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा सेल है इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए वगैरह वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हम कहते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस।